रूस इस समय ऐसा लगता है कि यूरोप के खिलाफ व्यवस्थित तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहा है। पिछले हफ्ते यूरोप में ये तीसरा कारखाना है जहां अचानक दुर्घटना और आग लगने की घटना हुई है। मंगलवार 18 अगस्त की रात को फिनलैंड के शहर इमैटोरा में स्थित स्टोरा एंसो कारखाने में भीषण आग लग गई। गौर करने वाली बात यह है कि यह कारखाना रूस की सीमा से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस कारखाने में आग लगने के कारणों की अभी भी जांच की जा रही है और ये कारखाना देश के रक्षा औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये सब उस पृष्ठभूमि में हो रहा है जिसे आज लातविया के राष्ट्रपति ने पेश किया। रूस का यूरोप में हाइब्रिड युद्ध अभी चल रहा है। इसी के साथ रूस ने ब्रिटेन को धमकी दी है ब्रिटिश ड्रोन को लेकर जो अभी रूस के ऊपर उड़ रहे हैं। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि क्रेमलिन को इसके बारे में बहुत पहले से पता था, लेकिन जब इस बारे में सब जगह चर्चा होने लगी तब क्रेमलिन ने ब्रिटेन को जवाबी कार्रवाई की धमकी देने का फैसला किया। रूस ने जर्मन द्वीप की ओर एक फ्रिगेट भेजा है जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें लगी हैं। और एक हफ्ते पहले याद दिला दूं, इटली में एक गोला बारूद फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था और बुल्गारिया में एक और फैक्ट्री में भी विस्फोट हुआ था। और यहाँ एक असली विरोधाभास है, क्योंकि जब ये सब यूरोप में हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के विश्वस्त व्यक्ति गुप्त रूप से क्रेमलिन से बातचीत के लिए सेंट पीटर्सबर्ग गए थे। आइए इस एपिसोड में हम सारी ताजा घटनाओं को विस्तार से समझते हैं, क्रम से और एक एक करके। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए आपकी हर एक सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आभारी रहूंगा। तो चलिए सबसे महत्वपूर्ण खबर से शुरू करते हैं। फिनलैंड में स्टोरा एंसो नामक वानिकी कंपनी के कारखाने में एक विस्फोट हुआ जिसके बाद आग लग गई। ये कारखाना रूसी सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। विस्फोट के कारण फ्यूल ऑयल का टैंक जलने लगा। सौभाग्य से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। स्टोरा एंसो एक औद्योगिक कंपनी है जो नवीकरणीय सामग्री और लकड़ी के रेशे पर आधारित उत्पाद बनाती है। और अब प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार कारखाने के क्षेत्र में लगभग 50 घन मीटर फ्यूल ऑयल फैल गया। आग पर काबू पाने में थोड़ा सा अधिक समय, लगभग 2 घंटे से ज्यादा लगा और इस ऑपरेशन में लगभग 15 बचाव दल शामिल थे। अब फिनलैंड के लोग कह रहे हैं कि यह घटना जरूरी नहीं कि रूसियों से जुड़ी हो, लेकिन पिछले एक हफ्ते में यूरोप में बहुत बार फैक्ट्रियों में आग लगने की घटनाएं होने लगी हैं। इससे पहले 13 अगस्त को रोम के पास एक बड़े गोला बारूद निर्माण कारखाने में विस्फोट हुआ और उसके बाद आग लग गई। ये दुर्घटना केएनडीएस आमा इटाली के कारखाने में बारूद दबाने वाली कार्यशाला में हुई थी। और इस संयंत्र में थल और नौसेना रक्षा के लिए मध्यम और बड़े कैलिबर के गोले, साथ ही ठोस रॉकेट ईंधन का भी उत्पादन किया जाता है। और एक दिन पहले याद दिला दूं, बुल्गारिया में एक हथियार कारखाने में आग लग गई थी और यहाँ लातविया के राष्ट्रपति एडगार्स रिंकेविच का बयान उल्लेखनीय है। बेलारूस की सीमा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा, उद्धरण, ये ऐसा नहीं है जो भविष्य में कभी शुरू होगा, ये अभी हो रहा है। इसी तरह उन्होंने रूस द्वारा यूरोप के खिलाफ छेड़ी गई हाइब्रिड युद्ध पर टिप्पणी की। और ये लीजिए एक और घटना। लातविया के कानून प्रवर्तन अधिकारी इस समय उस गोदाम में लगी आग की जांच कर रहे हैं जो एक चैरिटी संगठन का था और यूक्रेन को मदद पहुंचाता था। साथ ही कई और मामले भी हैं, तोड़फोड़, उकसावे और जासूसी। और ब्लूमबर्ग खासतौर पर यह भी बताता है कि यूरोप में तोड़फोड़ की गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है। याद दिला दूं, जर्मनी में यूक्रेनी विमान के पास विस्फोटक से लैस ड्रोन से लेकर आगजनी और यहां तक कि सुपारी देकर हत्या की कोशिशों तक। यहाँ ये भी ध्यान देना जरूरी है कि इससे पहले रूसी विदेश मंत्रालय के प्रमुख सरगेई लावरोव ने सीधे तौर पर धमकी दी थी कि रूस यूरोप में उन लोगों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करेगा जो यूक्रेन की सेना को हथियार देने में सक्रिय रूप से मदद कर रहे हैं। और आज एक नई धमकी दी गई है। अब ये ब्रिटेन के लिए है। लंदन में रूसी दूतावास ने कहा कि ब्रिटेन को, उद्धरण, अपरिहार्य रूप से कीव शासन के अपराधों में साझेदारी के लिए जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि यूक्रेन रूस की गहराई तक हमलों के लिए ब्रिटिश ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी पुष्टि हुई है। इसके बारे में मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, बिल्कुल आज ही। डीप डिप मिशन में यह भी जोड़ा गया कि जैसे जैसे ब्रिटेन की इस युद्ध में भागीदारी बढ़ती जा रही है, उसे चुकानी पड़ने वाली कीमत भी बढ़ती जाएगी। ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है कि जल्द ही ब्रिटेन में भी कुछ जलता हुआ नजर आए।
तो ऐसे ही हैं ये रूसी लोग जो तोड़फोड़ और आगजनी के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। और ईमानदारी से कहें तो मुझे पूरा यकीन है कि रूसियों को अच्छी तरह पता था कि यूक्रेन ब्रिटिश ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हम इन्हें पिछले 6 महीने से इस्तेमाल कर रहे हैं। 6 महीने में ये न समझ पाना कि आपके ऊपर ब्रिटिश ड्रोन उड़ रहे हैं, ये पूरी तरह बकवास है। लेकिन रूसियों ने शेखी बघारना और धमकियां देना तब शुरू किया जब पत्रकारों ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि कर दी कि हाँ, ब्रिटिश ड्रोन रूसी क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे हैं। और आगे रूस ने समुद्र में अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया। द टेलीग्राफ के अनुसार रूस ने बाल्टिक सागर में जर्मनी के तट की ओर फ्रिगेट एडमिरल कासातोनोव भेजा, जो क्रूज मिसाइल कालिबर और हाइपरसोनिक सिरकोन से लैस हैं, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। इस जहाज को जर्मनी के पर्यटक द्वीप फेमार्न के पास देखा गया। वो बिना लोकेशन ट्रांसमीटर चालू किए चल रहा था, और ये पहले से ही रूसी उत्तरी बेड़े का दूसरा युद्धपोत है जिसे पिछले कुछ हफ्तों में बाल्टिक सागर में भेजा गया है। याद दिला दूं, जुलाई के अंत में वहां पहले ही विध्वंसक एडमिरल लेवचेंको को भेजा गया था। और ये फ्रिगेट की तैनाती उन धमकियों के तुरंत बाद हुई जब गंजे तानाशाह व्लादिमीर पुतिन ने रूसी शैडो फ्लीट के टैंकरों को जब्त किए जाने के जवाब में पश्चिमी जहाजों को कब्जे में लेना शुरू करने की धमकी दी थी। 13 अगस्त को व्लादिमीर पुतिन ने रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय को आदेश दिया कि वे यूरोपीय देशों की ओर से की गई कथित समुद्री डकैती और लूट का जवाब उसी तरह दें। और उन्होंने आगे कहा, उद्धरण, जरूरी नहीं कि उन्हीं समुद्री क्षेत्रों में जहां हमारे जहाजों पर हमले की योजना बनाई जा रही है, बल्कि वहां जहां हम खुद इसे जरूरी समझेंगे, किसी भी जगह। और फिर उनके बाद उपाध्यक्ष ने भाषण दिया। रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष, रूस के मुख्य शराबी डिम्का मेदवेदेव, वही जो पुतिन के अधीन है। और देखिए, उसने तो और भी आगे बढ़कर कहा कि रूस को यह अधिकार है कि वो उन व्यापारिक जहाजों पर हमला कर सकता है जो गैर मित्र देशों के हैं, अगर उसे शक हो जाए कि वे दुश्मन के हित में माल ले जा रहे हैं। हमने इस एपिसोड में इटली के कारखाने का भी जिक्र किया था। अब इटली में कहा जा रहा है कि शायद रूस का इससे कोई लेना देना नहीं है। पिछले हफ्ते रोम के पास कालीफेरो में KNDS अमा इटाली का गोला बारूद कारखाना विस्फोट हो गया था। ये फैक्ट्री मध्यम और बड़े कैलिबर के गोला बारूद बनाती है। साथ ही ये एरोस्पेस लॉन्च वाहनों के लिए ठोस रॉकेट ईंधन भी बनाती है। और अब अखबार ला रिपब्लिका ने बताया है कि इटली का अभियोजन विभाग इस विस्फोट के बुल्गारिया की फैक्ट्रियों में हुए इसी तरह के हादसों से संभावित संबंध की जांच कर रहा है। और अब विपक्षी पार्टी एक्शन के नेता कार्लो कैलेंडो ने सार्वजनिक रूप से सरकार से संसद को जांच की प्रगति के बारे में जानकारी देने की मांग की है। आगे उनकी टिप्पणी है, हम संभावित रूसी हाइब्रिड हमले के बारे में अनिश्चितता की स्थिति में नहीं रह सकते। अब इटली के रक्षा मंत्री गुविडो क्रोसेत्तो ने पहले ही बयान दिया है कि इटली सरकार के पास कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है जो फैक्ट्री में हुए विस्फोट में रूस की संलिप्तता का प्रमाण देती हो। आगे क्रोसेत्तो का बयान, कोई भी संकेत नहीं है जो ये मानने का आधार दें कि ये किसी आंतरिक समस्या के अलावा कुछ और हो सकता है। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि यूरोप में फैक्ट्रियों में संयोग से आग लगना और विस्फोट होना अब बहुत ज्यादा होने लगा है। हमने पहले भी चर्चा की है कि रूस ने स्थानीय निवासियों यानी यूरोपीय लोगों का, जिन्हें पैसे के लिए भर्ती किया जाता है, इस्तेमाल करने की नई रणनीति अपनाई है। उन्हें एक बार की तोड़फोड़ के लिए भर्ती किया जाता है ताकि सबूतों को पूरी तरह से मिटाया जा सके। इसके अलावा दुर्भाग्य से, या पता नहीं कैसे कहूं, ऐसे मामले भी हैं जब इन तोड़फोड़ करने वालों को बाद में कभी ढूंढा ही नहीं गया। और यहां मैं याद दिला दूं कि 10 अगस्त को व्यवसायी एमिलियन गेब्रव की कंपनी एमको के सैन्य कारखाने में, जो बुल्गारिया के मध्य भाग में त्रावन्या शहर के पास है, भी एक के बाद एक कई धमाके हुए थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गोला बारूद के गोदाम में एक ट्रक में आग लगने के बाद वहां आग लग गई थी। और ये याद रखना भी जरूरी है कि गैब्रव के कारखाने कई सालों से यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं को गोला बारूद और अन्य चीजें सप्लाई कर रहे हैं। और ये भी पहली बार नहीं है जब उनके कारखानों पर जंगली रूसियों की तरफ से तोड़फोड़ की गई है। और जब यूरोप में धमाकों और धमकियों की लहर चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप के भरोसेमंद आदमी ने चुपचाप क्रेमलिन से बातचीत के लिए यात्रा की। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार रॉडनी मिम्स कुक जूनियर, जो कि अमेरिका की फाइन आर्ट्स कमीशन के चेयरमैन हैं,
वही व्यक्ति जो व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के बॉलरूम के निर्माण की देखरेख कर रहे हैं। जून में उन्हें राजनयिक पासपोर्ट मिला और एक गुप्त मिशन पर उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी का दौरा किया। औपचारिक रूप से उन्होंने रूस अमेरिका संस्कृति संवाद नामक सत्र में बोले, लेकिन अनौपचारिक रूप से वे क्रेमलिन के अधिकारियों से मिले, जिनमें पुतिन के सलाहकार एंतोन कोबियाकोव भी शामिल थे। और तब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्हें किसी भी प्रतिनिधिमंडल की सेंट पीटर्सबर्ग यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि एक बार फिर राजनयिक पासपोर्ट वास्तव में अमेरिकी विदेश विभाग ही जारी करता है। खुद कुक ने गंदे रूसियों से मुलाकात पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि सबसे अधिक संभावना है कि बातचीत का विषय यूक्रेन और ट्रंप के करीबी लोगों के व्यापारिक हित हो सकते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप के लोगों की पुतिन से ऐसी यात्राओं का कोई नतीजा नहीं निकलता। पुतिन समाधान पर चर्चा करने के लिए कोई भी तत्परता नहीं दिखा रहे हैं। खासतौर पर उनके दरबारी सर्गेई लावरोव ने शुक्रवार को एक बार फिर संघर्ष को फ्रीज करने की संभावना से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि ये उद्धरण हमारे पूर्वजों की पूरी वीरता को नकार देगा और पश्चिमी देशों को विनाश और भी कठोर तरीकों की धमकी दी। और आधिकारिक वार्ता शुरू करने के प्रयासों की विफलता की पृष्ठभूमि में फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार पश्चिमी देश अन्य गैर आधिकारिक चैनल स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि जुलाई में वियना में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस के सेवानिवृत्त अधिकारियों की एक बैठक हुई थी और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने पुष्टि की कि उसी जगह और महीने में बाकू में भी जर्मनी और रूस के पूर्व अधिकारी यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के रास्तों पर चर्चा कर रहे थे। तो पूरे यूरोप में एक ही समय पर उन फैक्ट्रियों में विस्फोट हो रहे हैं जो यूक्रेन की रक्षा और लॉजिस्टिक्स के लिए काम कर रही हैं। हम ड्रोन की आपूर्ति को लेकर ब्रिटेन को दी जा रही धमकियां सुन रहे हैं। रूसी सैन्य जहाज हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ जर्मनी के तटों के पास दिखाई दे रहे हैं। और ये सब लातविया के राष्ट्रपति के सीधे बयान के बीच हो रहा है कि रूस का हाइब्रिड युद्ध यूरोप में अभी चल रहा है। और इसी के साथ जब यूरोप नुकसान का हिसाब लगा रहा है, व्लादिमीर पुतिन के विश्वस्त व्यक्ति पहले ही एक गुप्त राजनयिक मिशन के साथ सेंट पीटर्सबर्ग जा चुके हैं, लेकिन वह व्यक्ति बिना किसी संकेत के लौटा है कि क्रेमलिन असली बातचीत के लिए तैयार है। उल्टा हम देख रहे हैं कि वो स्थिति को और भड़का रहा है और यूरोप में तोड़फोड़ की घटनाओं की संख्या बढ़ा रहा है। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।